हाय फ्रेंड्स, चलिए इससे पहले वाली वीडियो हमने समझा था श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने समझा था कि कौन कौन से जीवों में जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्वच्छ सांस के बारे में समझा था कि हम जो निःश्वसन होता है वो एक्सपायरेशन होता है और जो निःश्वसन होता है वो इंस्पायरेशन होता है, जिसके जिसके फलस्वरूप हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसे निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन कहा जाता है। और जो निःश्वसन होता है इसे हिंदी में निःश्वसन बोला जाता है यानी कि इंग्लिश में एक्सपायरेशन कहा जाता है। उसके बारे में हमने समझा था, उसे सांस को छोड़ना। उससे आगे समझते हैं श्वसन मार्ग के बारे में कि श्वसन मार्ग क्या होता है। तो श्वसन मार्ग ये होता है वायु यानी कि ऑक्सीजन जिस मार्ग का अनुसरण करके फेफड़े तक जाती है उसको ही कहा जाता है श्वसन मार्ग। तो उसके समझते हैं श्वसन मार्ग के बारे में। तो श्वसन मार्ग क्या होता है? ये वायु अनुसरण करके वायु जिस मार्ग का अनुसरण करके फेफड़े तक जाती है उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है। इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है नासा छिद्र। देखो होता है हम मुंह से और नाक से दोनों सांस लेते हैं लेकिन नाक से ज़्यादा लेते हैं। कैसे? तो हमारे जो नाक के जो छेद होते हैं ये आगे वाले, ये से बोला जाता है नासा छिद्र। इसमें क्या होता है, इसमें वायु जाती है तो इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। आपने देखा और नाक के अंदर बाल होते हैं। तो ये बाल क्या करते हैं, जो वायु में धूल के कण होते हैं छोटे छोटे, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। धूल के कण छोटे छोटे इन बालों में हिलक जाते हैं और प्योर जो ऑक्सीजन होती है वो ऊपर की ओर जाती है, अंदर की ओर जाती है। तो बाल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो नाक के अंदर बाल होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? श्वसन मार्ग में। इसमें छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनमें उनकी जो गंदगी होती है, वायु में धूल के कण होते हैं वो लग जाते हैं। शेष जो होती है वो आगे की ओर जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नासा कपाट। तो नासा कपाट क्या होता है? जो हमारी जो नाक होती है यहाँ पे, ये नासा छिद्र यहाँ होता है, इसके ठीक पीछे ये होता है, यहाँ पे नासा कपाट बोला जाता है इसे। इसका क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर जाती है अंदर को। तो ये नासा कपाट में क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस पाया जाता है। अब ये म्यूकस क्या होता है? तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे हमारे जो अंदर नाक की जो वायु जो गई थी नाक के थ्रू, नाक के होके, तो उसमें छोटे छोटे कण तो बाहर में लग गए थे, मान लो छोटे से रह गए और छोटे से वो अंदर चले गए। तो क्या करता है, ये जो म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ये बिल्कुल चिपका लेता है ताकि अंदर जो हमारे फेफड़े में जाए वो बिल्कुल प्योर यानी कि 1 नंबर ऑक्सीजन जाए। ठीक है। तो ये म्यूकस का काम होता है, ये कुछ जो बचे धूल के कण जो होते हैं, जो धूल के कण बचे हुए होते हैं उनको ये चिपका लेता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑयल फैक्ट्री पाई जाती है। इसमें एक ऑयल फैक्ट्री भी पाई जाती है। ये क्या करती है, ये सुगंध का काम करती है। हम कोई चीज़ सूंघ के बताते हैं, ऐसे करके सूंघते हैं, फूल को सूंघते हैं, कई चीज़ों को, तो ये बताता है कि ये सुगंध अच्छी है कि खराब है। ये ऑयल फैक्ट्री ही करते हैं। इसमें 1 से 2 लाख लगभग छोटे छोटे बॉल्स पाए जाते हैं जो इन्हें ऑयल फैक्ट्री बोला जाता है, जो लैब्स होते हैं। ऑयल फैक्ट्री लैब कहा जाता है, एक सुगंध का काम करते हैं। इसके बाद होती है ग्रसनी क्या होती है? इसे इंग्लिश में फायरिंग्स कहा जाता है, हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है। ये ग्रसनी एक नली होती है, एक छोटी सी नली होती है। ये क्या होती है, ये जुड़ी रहती है किससे? जो हमारी जो गले वाली होती है वही चीज़ से जुड़ी रहती है। कभी कभी क्या होता है, जब जैसे कि हम मान लो खाना पीना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो कभी कभी वो ठसा लगता है ना, तो यहीं में फंस जाते जाके, किसमें? ग्रसनी में जाके। इसमें ये पीछे होती है बहुत ही ज़्यादा। ये जो मुँह की जो खाने वाली होती है, इसे खाने वाले को बोला जाता है स्वरतंत्र, और ये होती है ग्रसनी, उसके ठीक पीछे होती है और ये आगे होती है। ठीक है। यहाँ पे मेरा नासा कपाट, इसके ठीक नीचे होती है हमारी क्या? ग्रसनी। ग्रसनी के ठीक आगे होती है स्वरतंत्र यानी कि लायरेंस होती है। अब ये लायरेंस क्या होता है? स्वरतंत्र। ये यहाँ से आ जाता है, यहाँ से। तो ये दोनों चीजें यहाँ से जाने के बाद ये दोनों चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। फिर ये आगे चल के ये जो ट्रैकिया होती है, श्वास नली से बोला जाता है ट्रैकिया को। इस ट्रैकिया को श्वास नली बोला जाता है। अब समझिए, तो हमारी जो गले की होती है, खाना यहीं से जाता है, यहीं से ऑक्सीजन भी जाती है, लेकिन जो हमारी जो ट्रैकिया होती है ये अलग हो जाती है। वहाँ पे कहाँ पर अलग हो जाती है? तो ये यहाँ पे स्वरतंत्र
ग्रस नली होती है, इसे स्वरतंत्र बोलते हैं, इसे ग्रस नली भी बोला जाता है। ग्रस नली में क्या होता है, हमारा भोजन भी जाता है, जाने के बाद यहाँ से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए एक पॉइंट को, जैसे कि ये है हमारी ग्रस नली, यहाँ से, अब यहाँ पे समझिए, ये जो हमारी होती है, ये होती है लायरेंक्स, ठीक है, ये जो हमारी होती है लायरेंक्स होती है, ये यहाँ पे लिखिए लायरेंक्स, लायरेंक्स यानी कि ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक है। अब ये आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, एक चली जाती है हमारे फेफड़े की तरफ, यानी कि जिसमें वायु जाती है, ये चली जाती है हमारी फेफड़े की तरफ, और ये चली जाती है हमारी पेट की तरफ। पेट को उदर बोला जाता है, पेट को उदर बोला जाता है, जो खाना होता है वो पेट ही में आता है, ठीक है। तो ये चली जाती है हमारी पेट की तरफ, पेट ने लिख के यहाँ पे उदर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्टोमच, स्टोमच या उदर, या उदर, इसमें खाना आता है, इसमें जाती है वायु, इसमें जाता है खाना। अब यहाँ पर एक बात को समझिए ध्यान से, मान लो यहाँ से खाना भी आ रहा है और यहाँ से वायु भी आ रही है। कभी कभी क्या होता है, खाना यहाँ से इधर चला जाए तो गलत हो जाएगा, और कभी कभी वायु इधर चली जाए पेट में तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होता है, यहाँ पर एक बाल्ब लगा होता है, ये क्या होता है, एक बाल्ब लगा होता है, इस बाल्ब को ही कहा जाता है इपीग्लोटिस। क्या कहा जाता है, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, ये हम जैसे मान लो खाना खा रहे हैं, ठीक है, और हम किसी को सोच रहे हैं, कई चीज कोई बात सोच रहे हैं, तो हमारा मुंह तो कह रहा है खाना खाओ, खाना खा रहे हो, तो जो इपीग्लोटिस होता है ये ऐसे घूमने का काम करता है। ये क्या करता है, अरे अरे खाना आ रहा है, तो खाना आ रहा है तो ये क्या करता है, वायु की तरफ ढक जाता है, इधर खाने को ढक जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें चला जाएगा सीधा, इसमें चला जाएगा खाना, ठीक है। और जैसे हमने सांस ली, मान लो हम खाना नहीं खा रहे, जैसे हमने सांस ली तो ये इधर हो जाएगा, इसमें चली जाएगी वायु। ये यहाँ पर बल्ब का काम करता है। अब जो हमें हिचकी आती है, हिचकी का मतलब समझिए, यहाँ पे जो हमें हिचकी आती है वो क्यों आती है, तो इसलिए आती है, ये क्या होता है, हमारा ब्रेन तो किसी और को सोचने में व्यस्त है, ठीक है, और हम खाना खा रहे हैं, तो जो इपीग्लोटिस होता है इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। तो ब्रेन, इपीग्लोटिस, हमारा ब्रेन तो दूसरी जगह सोचने में व्यस्त है और हम मुंह से खाना भी खा रहे हैं, तो ये इपीग्लोटिस कह रहा है अरे मुझे बता तो कि यहाँ पे खाना आ रहा है कि वायु आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है, ये डिसबैलेंस हो जाता है, इसे पता चलता है कि वायु नहीं आके खाना आ रहा है, तो ये इधर हो जाता है और आता है, होता क्या है, किसे क्या लगता है ये वायु आ रही है, और वायु ना आके यहाँ से क्या आता है, खाना। जैसे मान लो खाना आ रहा, तो ये खाना वाले को ढक लेगा और ये इधर चला जाएगा, और खाना जैसे इधर फेफड़ा तरफ जाएगा, फेफड़ा कर इधर कहाँ, हमें खाना नहीं चाहिए। फेफड़ा क्या कहता है, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ये करता है ऐसे हुचकते, ये फेफड़ा ऐसे हुचकने लगता है कि चल वापस चल, तो ये खाना वापस लौटने लगता है। तो ये खाना को वापस जब लौटाता है ना, यही बोल जाता है हिच 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 हिच, तब ये बोलता है, तब ये इधर घूमता है, अरे 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 गलत चला, तब ये इधर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये गलती होती है। अब यहाँ पे समझिए, लोग कहते हैं कि जब हिचकी आती है तो हमें कोई याद कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता है, याद कर रहा होता है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इपीग्लोटिस होता है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा था, उल्टा बताते हैं लोग। जब हम किसी को मतलब जैसे याद कर रहे हो, ब्रेन मेरा बिजी है और हम खाना खा रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है, इपीग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है कि हम किधर घूमे, जिस कारण हमें हिचकी आने लगती है, ठीक है। कभी कभी तो हिचकी इतनी तेज आ जाती है, सीधा उमच के बाहर दे देता है, और ये डला बाहर जो कुछ खाया पिया जो कुछ है। तो यहाँ पे इपीग्लोटिस को आप समझ गए। अब इससे आगे चलते हैं, फेफड़े में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया, ये तो मैंने बताया तो पहले समझने के लिए। ये श्वास नली में क्या होता है, अब वायु जाती है, अब वायु जाने के बाद यहाँ पे आ जाइए, देखो इसे बोला जाता है श्वास नली।
श्वास नली। इसके जो ठीक नीचे आ जाता है इसे बोला जाता है ट्रैकिया। इसे क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। तो ये जो होती है इसे बोला जाता है ट्रैकिया, TRI। इसे क्या आ जाता है? ट्रैकिया। ये फेफड़े का स्ट्रक्चर होता है। ये मैं पहले बता चुका था, वहां पे जो इपिग्लोटिस से अलग होता है, एक नली चली जाती है हमारे पेट के लिए, एक नली आती है यहाँ पे वायु लेके, ये वहीं से डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे समझिए, इसे बोला जाता है ट्रैकिया। इसके जब आगे जाते हैं तो ये भी दो भागों में बट जाती है, क्योंकि फेफड़े हमारे दो होते हैं, ठीक है। तो जो दो भागों में बढ़ती है इसे क्या कहा जाता है? ब्रोंकैया। ब्रोंकैया, इसे कहा जाता है ब्रोंकैया। ये छोटी छोटी जो हड्डी देख रही है, ये छोटी छोटी, ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। इन्हें हीलियम, ये हेलिन कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रोंकैया। यहाँ पे समझिए, तो जो पहले जो आया उसे बोला जाता है ट्रैकिया। इसके बाद ये दो भागों में बट गया, इन दो भागों को इसे भी ब्रोंकैया और इसे भी ब्रोंकैया। ये क्या है? ब्रोंकैया। ब्रोंकैया आगे जाके जो फेफड़ा होता है इनमें कई भागों में बट जाती है। तो जो ब्रोंकैया है, अब इसे कई भागों में बांट दिया, तो इसे कहा जाता है ब्रेंकियोलिस। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्रेंकियोलिस। ये ब्रोंकैया जब आगे जाके कई भागों में बढ़ जाती है, इसे ब्रेंकियोलिस कहा जाता है। अब ये मेरा फेफड़ा, ये फेफड़ा की संख्या 2 होती है। ये फेफड़ा भी होता है, वो एक झिल्ली के अंदर रहता है, एक झिल्ली के अंदर। इसके ऊपर जो झिल्ली दोहरी दिख रही है, ये चीज, ये झिल्ली है। क्या है ये झिल्ली? इस झिल्ली को कहा जाता है क्या? प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा इसका नाम है, मेम्ब्रेन माना होती है झिल्ली। प्लूरा मेम्ब्रेन। तो कहेगा, यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि जो फेफड़े की जो ऊपर झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। हेड, हार्ट की जो होती है उसे हार्ट की बोला जाता है कार्डियक झिल्ली बोला जाता है। हार्ट की जो हमारे हार्ट कह रहा हूँ, हार्ट की, ठीक है। किडनी की भी होती है ऐसे। तो इसकी जो ऊपर वाली झिल्ली होती है, फेफड़े के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, झिल्ली को कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसे कहा जाता है ब्रेंकियोलिस। अब ब्रेंकियोलिस छोटे जो कई भाग होते हैं किसके? ब्रोंकैया के जो अगला भाग होता है, छोटे छोटे कई भागों में टूट जाती हैं, इन्हें कहा जाता है ब्रेंकियोलिस। इन ब्रेंकियोलिस के मुंह पे एक गोल लच्छनुमा क्या पाई जाती है? तो पाई जाती है संरचना पाई जाती है। इस संरचना को ही कहा जाता है एलोविली। क्या कहा जाता है? एलोविली। यहाँ पे देखो ब्रोंकैया भी बता दिया है, ब्रेंकियोलिस भी बता दिया है। अब इसको समझिए एलोविली क्या होता है। तो जो ये दिख रही है, ये गोल गोल छल्ली लच्छीनुमा क्या होता है? इसे ही कहा जाता है एलोविली। यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसे एलोविली, इसे हिंदी में कहा जाता है वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक ये क्या करता है? तो ये उसका काम करता है परिवर्तन, यानी कि जो ऑक्सीजन लाता है उसे बदलने का काम करता है, ये उसको चेंज करने का काम करता है। यहीं पे क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो बदल देता है किसको? ऑक्सीजन ले लेता है और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। अब ये क्या होता है, इसमें ब्लड पाया जाता है। ये क्या करता है? ये वायु को एब्जॉर्ब करके, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, कौन? एलोविली। यहाँ पे समझिए, ये जो एलोविली होती है ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देती है और ब्लड लेके जाता है किसको? सेल को दे देता है। ब्लड घूमता रहता है। ब्लड जो होता है हमारी पूरी कोशिका में घूमता रहता है, नहीं पूरी कोशिका में नहीं, सॉरी, पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लेके, एलोविली जो होती है वो ऑक्सीजन को लेकर ब्लड में मिला देता है और ब्लड ये नसों के थ्रू चला जाएगा। यहाँ पे एक
धमनी भी जुड़ी होती है, जिसे फुसफुस धमनी बोला जाता है, उसके थ्रू ये ब्लड को लेके चला जाता है और हार्ट को दे देता है, और हार्ट क्या करता है, पूरे शरीर को पंप कर देता है। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड चला गया है। अब ये ब्लड क्या करेगा, जाके जगह जगह जो सेल है यानी कि जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को जाके दे देता है। अब कोशिका में क्या होता है, तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको जाके दे देता है और कह देता है लो तुम ऊर्जा बनाओ इससे। तो जो मिला हुआ ब्लड होता है वो सेल में जाके माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कहाँ पे जाके माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताया था, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है जो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे जाके ये क्या करता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन को देके ब्लड में जाता है, ब्लड लेके जाता है सेल को दे देता है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है जो ऊर्जा बना देता है। अब क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो वो ठीक उल्टी क्रिया करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलती है, ब्लड लेके आता है, किसे देता है, एलएफली को, और एलएफली इसमें दे देता है, इसमें पूरे रास्ते को होके जाके बाहर निकल जाता है CO2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो एलएफली होती है, एलएफली इसको ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पसंद होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड समझते हो, जो धुआं होता है, धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब कभी कभी जैसे देखा हो सिगरेट पीते हैं, तो ये क्या करता है, ये एलएफली, ये सिगरेट जैसे मैंने पिया हमारे अंदर गया, तो हमारे अंदर गए जैसे यहाँ से आएगा अंदर आएगा, अब ये एलएफली कहेगा दैट ऑक्सीजन कौन लेता है, अरे इसे लो ना, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, धुआं को, इसे बहुत पसंद होता है धुआं को लेके, और ये क्या करता है, ब्लड को दे देता है। ब्लड को देने के बाद ये अरे ये भी तो अब ये जो देगा तो इसका कौन ले जाना है, खाली ब्लड का, ब्लड को छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये ब्लड में मिला के ब्लड लेके चला जाएगा। इसीलिए जब ब्लड, इसीलिए कभी कभी देखा हो जो सिगरेट पीने वाले होते हैं पूरे बॉडी उनका नशा हो जाता है उससे। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो धुआं में, क्योंकि जो उसका धुआं था उसमें नशा था, और धुआं मिला किस में, एलएफली में, एलएफली ने मिला दिया ब्लड में, ब्लड दे देता है जाके किसे, माइटोकॉन्ड्रिया में, पूरा शरीर नशीला हो जाता है थोड़ी देर के लिए। हालांकि जो बहुत से नशीले लोग होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर जो नशा जो होता है वो इसी से हो जाता है, जो धुआं से नशा होता है। ठीक है, एलएफली के बारे में समझ गए। अब इसके बारे में एक बार और समझिए, देखिए ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, तो डायफ्राम क्या होता है, ये बच्च गुहा के नीचे होता है। बच्च माने होती है छाती, गुहा माने होती है खाली जगह। जो बच्च गुहा होती है यानी कि छाती होती है उसके ठीक नीचे होता है, और जो पेट होता है, पेट को उदर बोला जाता है, उदर गुहा के ठीक ऊपर होता है। तो जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन यानी कि निःश्वसन करते हैं उसमें मदद करता है, किसको, ऐसे बाहर फेंकने के लिए। ये डायफ्राम क्या करता है, एक्सपायरेशन करने में मदद करता है। कितना, ये 75% भूमिका निभाता है किसका, एक्सपायरेशन करने में। कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहीं लगी भी नहीं पूरे शरीर में, और वो अचानक से मर गया, तो कैसे मर जाता है, पता चला बेचारा गिरा तो ये डायफ्राम ही टूट गया। जब डायफ्राम टूट गया ना, तो श्वसन अच्छे से नहीं हो पाएगा। हम अंदर तो ले लेंगे लेकिन अंदर वाली छोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से क्या होता है, वो तुरंत मर जाता है, पता भी नहीं चलता कि मर गया। तुम लोग कहोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ यार, गिरने से ही मर गया, गिरेगा कहाँ, बेचारे के अंदर डायफ्राम टूट गया है। अब महिला क्या होती है, यहाँ पे एक चीज और समझिए, जो महिला होती है, महिला के यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि महिला के नीचे ये यूट्रस होता है, पेट के ठीक नीचे यूट्रस होता है, तो उनका क्या होता है, उनका यहाँ पे साइड से होता है डायफ्राम, साइड से, वो ऐसे उठाने में मदद करता है, एक्सपायरेशन करने में मदद, यानी कि निःश्वसन करने में मदद करता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे फेफड़े के बारे में, श्वसन मार्ग के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। जो सबसे पहले होती है नासा छिद्र से जाती है, शॉर्ट में नासा छिद्र से जाती है, उसके बाद आगे जाके नासा कपाट से, नासा कपाट में म्यूकस पदार्थ पाया जाता है, जिसमें जो छोटे छोटे धूल के जो कण होते हैं, वायु में जो धूल के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं, और से जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो अंदर फेफड़े के लिए वो भेज दिया जाता है। उसके बाद ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद लायरिंग्स यानी कि स्वर तंत्र में जाता है, स्वर तंत्र के बाद ये जुड़ी रहती है, यहाँ से ट्रैकिया यानी कि सांस नली अलग हो जाती है एपिग्लोटिस के थ्रू, और ये वायु वाली, मतलब जो वायु होती है वो फेफड़े की तरफ चली जाती है, और जो खाना होता है वो उधर यानी कि पेट की तरफ चला जाता है। इन दोनों को भेजने का काम करता है हमारा एपिग्लोटिस, जो बता दिया था यहाँ पे।
और बाकी अंदर ये होता है हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर ये होता है मेरा बुमकैया, इसे बुमकैया कहा जाता है। ठीक है, बुमकैया का जो अगला पार्ट होता है उसे ब्रैंकियोलिस कहा जाता है, और ब्रैंकियोलिस के जो छोर पे गोल गोल लच्छनुमा जो पाई जाती है उसे एलोबली कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी इस एलोबली पे ना कफ जम जाता है। क्या जम जाता है? कफ। तो ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो जो निमोनिया होती है, निमोनिया में ये हमारी जो एलोबली होती है इसमें कफ जम जाता है, फफूंदी लग जाती है, नहीं फफूंदी नहीं सॉरी, इसमें कफ जम जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उससे बीमारी को निमोनिया कहा जाता है। ठीक है, और होता क्या है, कभी कभी इसमें छेद हो जाता है। ये जो एलोबली होती है इसमें अगर छेद हो जाए तो ये अच्छे से काम नहीं करता है। ये वायु का जो एक्सवाई मतलब चेंजिंग जो होती है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो बदलना होता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो वो जो बीमारी होती है ऐसे ऐसे करते हैं, सही से मतलब फेफड़ा नहीं कर पा रहा है काम, तो उसे टीबी की बीमारी कहा जाता है। इसकी टीबी की बीमारी वो यहीं से होती है, ये एलोबली होती है यहीं से होती है टीबी की बीमारी। ठीक है, इसकी जो ये जो झिल्ली होती है, इसकी झिल्ली जो होती है प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। आई होप आप लोग समझे होंगे। ठीक है, इसके सारे पार्ट के बारे में मैंने बता दिया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते हैं आगे। इससे और आगे थोड़ा है, जैसे टाइडल वॉल्यूम हुआ, टोटल लंग्स कैपेसिटी हुई है कि हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं, बच्चे 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं, इससे आगे समझते हैं। तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे समझते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि हम एक बार में यानी कि फेफड़े से एक बार में कितनी सांस ले सकते हैं उसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बार में सांस लेना, सांस लेते हैं ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार में हम कितनी सांस लेते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। तो हम एक बार में जो सांस लेते हैं वो लेते हैं 500 ml। 500 ml। अब ये 500 ml क्या होता है, तो 500 ml जो पानी होता है उसमें जो जितनी ऑक्सीजन होती है हम एक बार में उतनी लेते हैं। ठीक है, लगभग हम 500 ml लेते हैं एक बार में। अब पूछेगा टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि इतना तो हम लेते हैं, ठीक है, हम ले कितना सकते हैं, तो उसे बोला जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। एक बार में अधिकतर कितनी सांस ले सकते हैं। देखो ये क्या होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, कि हम एक बार में कितनी अधिकतर सांस ले सकते हैं। जैसे ऐसे लेते हैं ना, एक बार में जितनी मतलब खींच ले, तो ये बताता है टोटल लंग्स कैपेसिटी होती कितनी है। तो इस चीज को बताता है कि एक बार हम कितनी ले सकते हैं, तो लगभग हम 6000 ml ले सकते हैं। ये हमारी लंग्स कैपेसिटी होती है कितनी, एक बार हम लेते हैं 500 ml, लेकिन हम ले कितनी सकते हैं, वो 6000 ml ले सकते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है टाइडल वो टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है। अब कुछ पॉइंट है जैसे कि हम एक बार में कितने बार सांस ले, यानी कि 1 मिनट में हम कितने बार सांस लेते हैं। तो जो मनुष्य होता है, यहाँ पे एक बार को समझिए, एक बार में सांस, जगता हुआ मनुष्य, अरे यार 1 मिनट में जो सांस लेते हैं वो हम लेते हैं 16 बार। ठीक है, ये क्या होता है, ये जीवित मनुष्य यानी कि जो जाग रहा होता है वो एक बार में 16 बार सांस लेता है, लेकिन सोया हुआ मनुष्य
मनुष्य 1 मिनट में 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? तो ये लेता है 12 बार। ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये ज़्यादा बार सांस लेते हैं। जैसे कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 3 साल का है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे, छोटे बच्चे एक बार में 1 मिनट में एक मिनट 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेते हैं। 25 से 26 बार। ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 25 से 26 बार लेते हैं, लेकिन जो जागा हुआ मनुष्य होता है, देखो सोया हुआ मनुष्य एक मिनट में 12 बार सांस लेता है। बाकी जो जागा हुआ होता है, जैसे कि जग रहा है, तो वो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, कुछ कंडीशन में हम जब जो सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर होते हैं, उन्हें कुछ कंडीशन में, मतलब जैसे कि पर्वत पे ले जानी है, यानी कि पहाड़ पे ले जानी है, पानी में ले जानी है, पानी के अंदर ले जानी है, तो उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, जहाँ पे ये चीज़ बता देते हैं। अगर पर्वत पे ले, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे कुछ कंडीशन में, ये कुछ कंडीशन को बताता है। जैसे हमें पर्वत पे जाना है और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना है, तो उसमें वो प्योर ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते हैं। तो जो पर्वत होता है, पर्वत पर ले जाने पर, पर्वत पर, उसमें क्या होता है, O2 प्लस N2 नाइट्रोजन मिलाई जाती है। और जो पानी में ले जाने जाते हैं, यानी कि जल में, समुद्र लिख दो सीधा, समुद्र में अंदर, इसमें अभी O2 प्लस N2 मिलाया जाता है। लेकिन समुद्र में अगर 300 फीट से ज्यादा गहराई पे जाएंगे, समुद्र में क्या होता है, 300 फीट से ज्यादा गहराई पे जाएंगे, तो इसमें हीलियम मिलाई जाता है। किसमें? ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, किसी मरीज की जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, मतलब बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही सीरियस होता है, तो उसको वेंटिलेटर लगा के पुश किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ भी नाइट्रोजन मिलाई जाती है, ताकि अच्छे से चली जाए, इसके दिक्कत ना हो। हालांकि कम मात्रा में मिलाई जाती है, तो वो चीज़ एक अलग मैटर हो जाता है जो ICU में रहता है। ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बारे में मैंने बता दिया है। 6000 ml जो हमारी जो लंग्स कैपेसिटी होती है, वो 6000 ml होती है, लेकिन हम लेते कितनी है, तो हम 500 ml लेते हैं एक बार में। ठीक है। और पूरे दिन भर में हम 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, पूरे दिन भर में नहीं, 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। सोया हुआ मनुष्य 12 बार सांस लेता है। छोटे बच्चे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो 25 से 26 बार लेते हैं। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।